हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। इसमें हम एनसीईआरटी की 6 से लेके 12 तक के बुक्स का जो एनसीईआरटी है उसको हम पढ़ेंगे शॉर्ट्स में। पूरी की पूरी जो बुक्स है उसकी हम समरी में पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो शुरू करते हैं। क्या किताबें और कब्र में हमें बताते हैं? वेदों का ज्ञान एवं महापाषाण कब्रों से अतीत की खोज। इस चैप्टर जो है क्लास 6 का चैप्टर है। इसका अध्याय है 4। इसका चैप्टर 4 का टॉपिक है क्या किताबें और कब्र हमें बताती हैं। तो शुरू करते हैं। तो भाग 1 में वेदों की ऐतिहासिक दुनिया के बारे में है। तो वेद जो थे वो 4 प्रकार के वेद थे। सबसे पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है कि जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद है और 1000 से अधिक सूक्त इसमें प्रार्थनाएं और देवी देवताओं की स्तुति दिया गया है। सामवेद क्या है? तो वैदिक मंत्रों और गीता का संग्रह है। भारतीय संगीत आदि का इसमें स्रोत दिया गया है। यजुर्वेद जो है यज्ञ के नियम है, इसमें विधान, विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, मंत्र दिए हुए। अथर्ववेद क्या है? तो दैनिक जीवन से जुड़ी औषधियाँ, तंत्र मंत्र, जादू टोना और प्रार्थनाएँ। ये जो है इसमें क्या होता है कि वेद से क्वेश्चंस आते हैं और मैच करने के लिए आता है कि ऋग्वेद में किस चीज़ का जिक्र किया गया है, सामवेद का मैच करिए आप, यजुर्वेद का मैच करिए अथर्ववेद का। तो याद रखिए कि अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना। यजुर्वेद में अनुष्ठान मंत्र से है और सामवेद का संबंध हो जाएगा संगीत से। ये सब चीज़ें है, तो याद रखिए सामवेद का संगीत, अथर्ववेद में क्या होगा? तो जादू टोना। नेक्स्ट आते हैं हम कि सूक्त एवं देवी देवता के बारे में दिया है कि सूक्त का क्या अर्थ है। तो सूक्त का अर्थ है कि अच्छी तरह से बोला जो जाता है उसको बोलते हैं हम सूक्त। तो इस सीटेट और यूपी टेट में बार बार इस तरह के कोटेशन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि सूक्त क्या है, आप बताइए। तो अच्छी तरह से बोला गया, इसी को हम सूक्त कहते हैं। इसमें देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर प्रार्थनाएं लिखी जाती हैं। मुख्य रूप से 3 देवता सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध व वर्षा के देवता, सोम एक विशेष पौधा जिसे पेय बनता है। तो क्वेश्चन आता है कि सोम क्या है? तो एक ऐसा पौधा जिसे पेय पदार्थ बनता है उसको हम सोम कहते हैं। और इंद्र का आता है कि इंद्र क्या थे? तो युद्ध व वर्षा के देवता। ये सब मैच करने के लिए आता है। भाषा और श्रुति परंपरा के बारे में हम जानेंगे कि ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत है, जो आज की संस्कृत से बिल्कुल ही अलग है। उस समय वेद लिखे नहीं जाते थे। ठीक है, प्राचीन काल में वेद को लिखा नहीं जाता था, बल्कि जो गुरु शिष्य परंपरा होता था इसके द्वारा बोलकर याद किया जाता था और सुना जाता था। इसी कारण इन्हें सदियों तक श्रुति कहा गया है। तो क्वेश्चन ये आते हैं कि श्रुति किसे कहते हैं? तो जिसे हम सुन कर या बोल कर जो याद करते हैं तो उसको हम श्रुति कहा गया है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद की भोजपत्र पांडुलिपि। तो इसमें पढ़ते हैं क्या है कि हिमालय की बुर्ज छाल पर लेखन। ऋग्वेद की यह मूल्यवान पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई है। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो बुर्ज है ये कहाँ पाई गई है? बुर्ज की जो पांडुलिपियाँ थी वो कहाँ पाई गई हैं? मतलब ये क्वेश्चन आते हैं कि पांडुलिपियाँ कहाँ पाई गई हैं? तो कश्मीर में पाई गई हैं। लगभग 150 वर्ष पहले इसी पांडुलिपि के आधार पर पहली बार ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद और मुद्रण कार्य संभव हो सका। वर्तमान में यह ऐतिहासिक धरोहर पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ रखी गई हैं? महाराष्ट्र के पुस्तकालय में रखा गया है, जो मुद्रक ये मिला है। नेक्स्ट है कि हम कब्रों की जुबानी इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। महापाषाण काल को मेगालिथ कहा जाता है। महापाषाण काल को क्या कहते हैं? तो मेगालिथ कहा जाता है। इसके बारे में पढ़ते हैं कि मेगालिथ क्या था। तो महापाषाण मेगालिथ का शाब्दिक अर्थ है बड़ा पत्थर। यह दफनाने की एक अनूठी और भव्य तकनीक थी। ऐतिहासिक कालक्रम क्या है? तो यह प्रथा लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई, जो दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में विशेष रूप से प्रचलित थी। तो जो महापाषाण थी कहाँ प्रचलित थी? तो कश्मीर में प्रचलित थी। पहचान चिन्ह: कब्रों के चारों ओर बड़े बड़े पत्थरों को गोल घेरे या जमीन के ऊपर अकेला खड़ा किया जाता था ताकि लोग कब्रों को आसानी से पहचान सकें। मृतक संस्कार क्या था? तो यह प्रथा दर्शाता है कि प्राचीन कबीलाई समाजों में पूर्वजों के प्रति गहरा सम्मान और मृत्यु के बाद जीवन की धारा मौजूद थी।
कब्रों से खुला सामाजिक भिन्नता का राज हम जानेंगे कि क्या था। देखिए, जो अमीर बनाम गरीब, इसका क्या अर्थ है। तो ब्रह्मगिरी की एक कब्र में 33 सोने के मनके मिले हैं, शंख तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं, जबकि अन्य कब्रों में सिर्फ साधारण मिट्टी के बर्तन मिले हैं। यह समाज में अमीर गरीब के अंतर को दर्शाता है। इसे ये क्या है कि ये सब चीज़ें जो मिलनी है, इससे पता है मान लीजिए कोई कब्र है, ठीक है, वहाँ से बस मिट्टी के सामान मिले हैं, इससे पता चलता है कि वो इंसान गरीब था। और किसी के कब्र में सोने की चीज़ें मिली हैं, शंख मिले हैं, तांबे की चूड़ियाँ मिली, इससे पता चलता था कि उस समय समाज जो था गरीब और अमीर में बटा हुआ था, और गरीब जो था उसके पास मिट्टी की चीज़ें मिली हैं, कुछ चीज़ें ही मिली हैं, जबकि जो अमीर था उसके पास मनके मिले हैं, शंख मिले हैं, सोने की चीज़ें मिली हैं, ये सारी चीज़ें थी। पारिवारिक कब्र क्या है। तो कुछ महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। इससे संकेत मिलता है कि एक ही परिवार के लोगों को अलग अलग समय पर मर जाने के बाद एक ही स्थान पर दफनाया जाता है। समान वस्तुएं क्या थी। तो मृतकों के साथ लोहे के औजार, कुल्हाड़ियाँ, घोड़े के उपकरण और काले मिट्टी के बर्तन रखे जाते थे, जो उनके प्रिय संसाधन थे। मतलब कि जो लोग मर गए उनके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें रखी जाती थी, साथ ही उनके साथ कब्र में उनको जो चीज़ प्रिय थी उसको रखा जाता था। इनाम गांव के बारे में पढ़ते हैं कि भीमा की सहायक नदी पर 3600 साल पुरानी बसावट थी। क्या था। तो महाराष्ट्र का ऐतिहासिक स्थल इनाम गांव कहाँ पड़ता है। तो महाराष्ट्र में पड़ता है। भीमा की सहायक नदी घोड़ नदी है के किनारे मिला है ये। यहाँ से हमें ताम्र प्रसार युग, इसको बोलते हैं कैल्कोलिथिक, के किसानों के जीवन के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ बड़ों को अक्सर घर के अंदर ही सीधे लिटाकर दफनाया जाता था। एक व्यक्ति को तो 5 कमरों वाले घर के आंगन में मिट्टी के बड़े से जार में बंद करके दफनाया गया था, जो संभवतः कबीले का मुख्य सरदार था। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है ऐतिहासिक कालक्रम किताबें और कब्र के बारे में है। तो इसमें क्या है कि 35 वर्ष पूर्व ऋग्वेद की रचना सिंधु सरस्वती क्षेत्र में वैदिक सूक्तों का मौखिक संकलन शुरू हुआ। 3000 वर्ष पूर्व में क्या हुआ था कि महापाषाण काल शुरू हुआ। दक्षिण भारत में पत्थरों को घेरकर विशाल कब्रों के निर्माण की शुरुआत किया गया। 2700 वर्ष पूर्व में क्या हुआ कि इनाम गांव का जो वैभव था, जैसे कि घोड़ नदी के तट पर कृषि प्रधान बस्तियां, जटिल सामाजिक व्यवस्था का चरम। उसके बाद है कि वर्तमान काल में क्या है कि साहित्य व उत्खनन, पुरातात्विक साक्ष्यों और लिखित ग्रंथों का मिलाकर इतिहास लेखन है। अब हम करेंगे कुछ क्विक्स नोट्स हैं। तो वेद क्या है। तो विचारों संस्कार साहित्य है। कब्र का संबंध भौतिक जीवन, सत्य, पुरातात्विक दोनों मिलकर प्राचीन भारत में ये चीज़ें हो गई। उसके बाद है कि गविष्ठी क्या था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखा है ना मुख्य परीक्षा बिंदु, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं हम। गविष्ठी क्या है। तो ऋग्वेद में युद्धों को गायों के लिए होने के कारण गविष्ठी कहा गया। ऋग्वेद में युद्धों को गायों के लिए होने, अच्छा मतलब गाय के लिए जो युद्ध लड़ते थे उसको गविष्ठी कहा गया। लोहे का साक्ष्य महापाषाण कब्रों में बड़ी संख्या में लोहे के हथियार मिले हैं। इनाम गांव कहाँ है। तो महाराष्ट्र में के पुणे जिले में स्थित घोड़ नदी के किनारे है। तो इनाम गांव कहाँ है। महाराष्ट्र में किस नदी के किनारे है। घोड़ नदी का। तो ये हमारा NCERT क्लास 6 का एक जो है कंप्लीट चैप्टर हो गया है, 4 चैप्टर।